आज का जो विषय है वो ये है कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किन किन माध्यमों से और कैसे हुआ। हम सभी जानते हैं कि भारत में 1757 की प्लासी के युद्ध से लेकर के 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों की गुलामी से, तब तक हिंदुस्तान के लगभग संपूर्ण हिस्से पे अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, ऐसे कौन से टूल्स थे जिनके माध्यम से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटेन भारत पर अपनी सर्वोच्चता कायम करने में सफल हुआ। कहानी शुरू करते हैं बंगाल से, क्योंकि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में यूरोप से 5 देशों की कंपनियां आकर के बसीं। उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने इन सभी व्यापारिक कंपनियों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और उन्हें भारत की मुख्य राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं प्रदान किया। तो दक्षिण भारत में हम जानते हैं कि कर्नाटक के 3 युद्धों में जीतने के बाद और फ्रांसीसियों को इन कर्नाटक की 3 लड़ाइयों में बुरी तरीके से अंतिम रूप से पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल 7वें आसमान पर था और उसके बाद उन्होंने भारत में राजनीतिक पैर जमाने की प्रक्रिया भारत के सबसे मालदार समृद्ध सूबे बंगाल से प्रारंभ की। हम जानते हैं कि बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्तक्षेप किया और बंगाल में 2 लड़ाइयाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब लोगों के बीच हुई। बंगाल के अंदर जो पहली लड़ाई थी वो 1757 में प्लासी की लड़ाई के नाम से इतिहास में मशहूर है। इस प्लासी की लड़ाई में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, गोविंदपुर और सुल्तानाती में जो अपना फोर्ट विलियम किले की स्थापना की थी, उस फोर्ट विलियम किले के ऊपर उन्होंने किलेबंदी और तोप चढ़ानी प्रारंभ कर दी थी। जो बंगाल का युवा नवाब था, नवाब सिराजुद्दौला, वो इस बात से आशंकित हुआ और उसने फरमान जारी किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी व्यापारिक कोठी पर या अपनी फैक्ट्री पर तोपें नहीं चढ़ा सकती। अंग्रेजों ने उसको सुनने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर के सिराज ने कार्रवाई की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, फोर्ट विलियम के ऊपर, और वहाँ से वो करीबन 250 अंग्रेज़ों को पकड़ करके ले आया और जेल में डाल दिया। एक हॉलवेल अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने एक ब्लैक होल की घटना बताई है इंग्लिश इतिहास के अंदर। वो बताते हैं कि सिराजुद्दौला ने लगभग 250 लोगों को पकड़ करके काल कोठरी में बंद किया और सारी रात वो जब नवाब के किले में बंद रहे तो सुबह को जब दरवाज़ा खोला गया तो उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस घटना को ब्लैक घटना या अंग्रेजी इतिहास में काला दिवस, बंगाल के इतिहास में ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहासकारों ने प्रचारित किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब दोनों युद्ध के मैदान में आ गए और प्लासी नामक गांव के पास 1757 में लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसने लॉर्ड क्लाइव से घूस प्राप्त कर ली और गद्दारी की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1757 में प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने सिराज को नवाब से हटा दिया और मीर जाफर को नया नवाब घोषित कर दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद धीरे धीरे मीर जाफर ने जब अंग्रेजों के साथ संबंध बढ़ाने शुरू किए तो प्रारंभ में तो उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी मात्रा में धन और उपहार भेंट किए, क्योंकि उन्होंने उसको नवाब बनाया था। लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की सगी नहीं है और जिस प्रकार से इन्होंने सिराज को हटाया है उसी प्रकार से मुझे भी गद्दी से हटा देंगे। ऐसी स्थिति में मीर जाफर ने तैयारी शुरू की, लेकिन उसी का दामाद मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा कि अगर आप मुझे नवाब बनाएं तो मैं नवाब जो कि मीर जाफर थे इनसे गद्दारी करने के लिए तैयार हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और बंगाल पर कब्जे को लेकर के प्लासी की लड़ाई के बाद एक और लड़ाई लड़ी गई, जिसे इतिहास में हम 1764 की बक्सर की लड़ाई के नाम से जानते हैं। जब बक्सर की लड़ाई तय हुई तो उसमें जो बंगाल का नवाब था उसने प्रयास किया कि भारत की अन्य शक्तियों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध खड़ा किया जाए। क्योंकि अगर बंगाल जैसा समृद्ध और बड़ा सूबा ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हो जाएगा और अगर बंगाल पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब दिल्ली और अन्य जो बड़े बड़े नवाब हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक देंगे। तो ऐसी स्थिति में बक्सर की लड़ाई में बंगाल के नवाब ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपनी तरफ मिलाया और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम को अपनी ओर मिलाया
और इस प्रकार से एक त्रिगुट कायम किया। और बक्सर के इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम, ये तीनों संयुक्त रूप से मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़े। किंतु आश्चर्य का विषय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीन बड़े ताकतों को आसानी से बक्सर की लड़ाई में हरा दिया और इस प्रकार से बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी में चले गए। 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से हम जानते हैं, और उसमें तय किया गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि उस समय बंगाल के नाम से ही जाना जाता था भारतीय इतिहास में, उसके दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने दे दिए। और बदले में तय हुआ कि 26 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल बादशाह को प्रत्येक वर्ष दिया करेगी। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में 2 लड़ाइयाँ लड़ी, प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764, और इन दोनों युद्धों में उसने नवाबों को पराजित करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि बंगाल के नाम से जाना जाता था, उसकी दीवानी हासिल कर ली। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इन दोनों युद्धों में जीत करके हिंदुस्तान में उभर के सामने आई। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जिस शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुचला वो था मैसूर का राज्य। मैसूर और अंग्रेजों के संबंधों को अगर हम देखें तो 4 लड़ाइयाँ लड़ी गईं। 2 लड़ाइयाँ हैदर अली के साथ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने लड़ा, और तृतीय और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध उसके बेटे टीपू सुल्तान ने लड़ा। जो मैसूर का राज्य था ये कृष्णराज वाडियार वंश का था, लेकिन हैदर अली जो कि उनका सेनापति था, धीरे धीरे उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और वाडियार वंश को अपदस्थ करके स्वयं को मैसूर का शासक घोषित कर दिया। अगर हम दक्षिण भारत की राजनीति को देखें तो दक्षिण भारत की राजनीति में उस समय जो मुख्य प्लेयर थे उसमें हैदराबाद का निजाम था, दक्षिण भारत में महान मराठा शक्ति थी और मैसूर का हैदर अली था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक नई शक्ति के रूप में उभर के सामने आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो लोग बंगाल को जीत चुके थे। ऐसी स्थिति में इन चारों प्लेयर्स की आपसी राजनीतिक घमासान की वजह से ये चारों लड़ाइयाँ लड़ी गई। संक्षेप में जो पहली लड़ाई लड़ी गई 1767 में, उसमें अंग्रेजों ने एक माही नाम की छोटी सी रियासत थी, उस पर कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और हैदर अली ने इसको अपना अपमान समझा, क्योंकि वो माही को अपने संरक्षण में समझता था, और इसलिए हैदर अली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया। यह युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, किंतु अनिर्णित रहा। इसके बाद अंग्रेज समझ गए कि जब तक मैसूर को कुचला नहीं जाएगा, दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए 1780 में दोबारा से युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध का तात्कालिक कारण था कि मराठों ने मैसूर पर हैदर अली पर अटैक किया, और जैसा मद्रास संधि में तय हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हैदर अली की सहायता करेगी किसी भी बाह्य आक्रमण के समय, तो उन्होंने वो सहायता नहीं दी और दोबारा से युद्ध प्रारंभ हो गया। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली घायल हुआ और 1784 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा टीपू सुल्तान गद्दी पे बैठा, और उसके समय में 1790 में फिर तीसरी लड़ाई अंग्रेजों के और मैसूर के बीच प्रारंभ हुई। उसका तात्कालिक कारण था कि टीपू ने त्रावणकोर के हिंदू राजा पर अटैक कर दिया था, और त्रावणकोर का जो हिंदू राजा था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण प्राप्त था। लिहाजा लड़ाई छिड़ी, और ये लड़ाई श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई 1792 में, और इस संधि के माध्यम से टीपू सुल्तान को एक बहुत ही अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी और उसे अपना आधा राज्य अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। अब वो दिन दूर नहीं था जब मैसूर के दिन समाप्त होने वाले थे। क्यों? क्योंकि अभी जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो बचा हुआ था, और ऐसी स्थिति में जो लॉर्ड वेलेस्ली था, जो 1799 में भारत का गवर्नर जनरल था, उसने हैदर अली को ये ऑफर दिया कि वो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि की प्रथा को स्वीकार करे और अंग्रेजों का अधीनस्थता स्वीकार कर ले। लेकिन टीपू ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में टीपू लड़ते हुए मारा गया। इस प्रकार से 1799 में हम देखते हैं कि एक दक्षिण भारत की एक बड़ी शक्ति मैसूर सल्तनत भी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर ली गई। इसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब दूसरी और बड़ी शक्ति कौन है, तो पंजाब का सिखों का राज्य सामने आया। और हम जानते हैं कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ने, जिनको शेर पंजाब कहा जाता था, उन्होंने सिख शक्ति को एकत्रित करके एक महान शक्तिशाली राज्य में तब्दील कर दिया था। लेकिन पंजाब पर जब अंग्रेजों की निगाह पड़ी तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना अधिकार करने की योजना बनाई, और इस योजना के तहत 2 लड़ाइयाँ अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों से लड़ी। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। इस
युद्ध के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, इस युद्ध को 1845-46 में लड़ा गया और लाहौर की संधि के द्वारा ये समाप्त हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिखों का राज्य तो समाप्त नहीं किया, किंतु उनसे हट जाने के तौर पे कश्मीर छीन लिया और बाद में इस कश्मीर की रियासत को 10 लाख पाउंड के बदले जम्मू के राजा महाराजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। तो एक प्रकार से जो कश्मीर का इतिहास है वो यहाँ से प्रारंभ होता है, अगर हम उसको समझना चाहते हैं। इसके बाद 1848 में अंग्रेज और सिखों के बीच में दोबारा से युद्ध प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि रानी जिंदन और राज दरबार जो सिखों का था उसमें षड्यंत्रों का बोलबाला था, और ऐसी स्थिति में 1848-49 में दोबारा लड़ाई हुई और इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में बड़ी आसानी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी सेना ने सिखों को पराजित कर दिया। जो राजकुमार था, जो राजा था सिखों का, वो राजकुमार दिलीप सिंह था, जो कि अभी 3 ही साल का था। और ऐसी स्थिति में चूंकि रानी जो उसकी माँ थी वो उसकी संरक्षक बनकर राज्य करती थी, लिहाजा अंग्रेजों ने पंजाब को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद, और दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया पेंशन दे करके। और बाद में हम देखते हैं कि दिलीप सिंह वहीं पले, वहीं बड़े, वहीं उनका लालन पालन हुआ, और बाद में उन्होंने युवावस्था में आते आते ईसाई धर्म स्वीकार करके सिख धर्म का परित्याग कर दिया था। तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हमें दिखाई पड़ता है सिख इतिहास के अंदर पंजाब में। इसके बाद चूंकि ये एक महत्वपूर्ण बात है, बात यह है कि कोई भी बच्चा जिस परिवेश को देखता है, जिस भाषा में पलता है, जिस सामाजिक रचना में उसका विकास होता है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो राजा दिलीप सिंह जो कि एक निर्वासित राजकुमार थे, लंदन के अंदर 3 साल के थे, तो उन्होंने होश ही लंदन में संभाला। उन्होंने चारों तरफ अपने ईसाई धर्म देखे, चर्च देखे, अंग्रेज देखे, तो धीरे धीरे उनके मन पर जरूर ऐसा प्रभाव पड़ा होगा कि बाद में उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो सबसे बड़ी शक्ति उस समय हिंदुस्तान के अंदर थी वो थे उस समय मराठा। क्योंकि मैंने आपको पिछली अनेक वीडियो में ये बात बताई है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था और इस वैक्यूम को मराठों ने भर दिया। हम जानते हैं कि मुगल सम्राट तो मराठों के रहमो करम पर आश्रित थे और मुगल बादशाहों ने उनकी पेंशन स्वीकार कर ली थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय भी हम देखते हैं कि जो पेशवा थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था अचानक से आकर के। तो एक तरीके से मराठों के सामने मुगलों की कोई सत्ता उस समय बची नहीं थी। तो मराठों के साथ भी अंग्रेजों ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से इतिहास में जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो मराठों का विकास है, शक्ति का एकत्रीकरण है, वो औरंगजेब के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। इसमें कोई दुराय नहीं है, सभी को इस बात की जानकारी है। उसके बाद जो मराठा संघ का निर्माण हुआ तो उसमें व्यवहारिकता के नाते परिवर्तन ये आया कि जो महाराज थे, छत्रपति थे मराठों के, वो सतारा के अंदर रहते थे महल में, और जो पूना का शहर है वहाँ पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था वो पेशवा पूना के महल में रहता था। तो हम देखते हैं कि बाद में पेशवा का जो पद था ये जन्मजात हो गया था, अर्थात वंशानुगत हो गया था, और ये योग्यता के आधार पर नहीं था। लेकिन फिर भी मराठा संघ का साम्राज्य चूंकि संपूर्ण भारत में फैल चुका था और मुगल तो केवल नाम मात्र के बादशाह थे उस समय, तो हम देखते हैं कि मराठों में 6 केंद्र थे मराठा संघ के। सतारा जहाँ के छत्रपति निवास करते थे, पूना जहाँ की पेशवा स्वयं निवास करता था, और उसके अलावा जो 4 अन्य महत्वपूर्ण सरदार थे मराठों के उस समय हिंदुस्तान में, वो नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, और बाकी जो मैंने आपको पहले बताया पूना के पेशवा और सतारा के छत्रपति स्वयं थे। तो एक प्रकार से मराठा संघ में 6 शक्तियाँ थी, 6 केंद्र थे। अंग्रेजों के सामने बड़ी चुनौती थी किस प्रकार से मराठों को पराजित किया जाए। तो 1775 में प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में मराठों ने बुरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। सालबाई की संधि हुई, और इस संधि के द्वारा अगले 20 वर्षों तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मराठों की तरफ आंख उठा के देखते। 1803 तक आते आते स्थितियां बदली, और मराठों के जो योग्य सेनापति थे वो इस समय नहीं थे। तो 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध मध्य भारत में शुरू हुआ। इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया, और इस युद्ध के बाद 3 संधियां मराठों के साथ की गई, जिनमें देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजघाट की संधि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये युद्ध अंग्रेज जीते, लेकिन मराठों की शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश संभव नहीं हुआ इस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भी। अंतिम युद्ध 1817 में लड़ा गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जिसको हम इतिहास में कहते हैं। और ये विस्तारवादी जो गवर्नर जनरल थे उस समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उन्होंने पिंडारियों के और मराठों के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाया। पिंडारी कौन थे ये मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पिंडारी एक ऐसा छापामार और ऐसा लूट मार करने वाले लोगों का गिरोह होता था जो ठगी करते थे, और जो कारवां चलते थे
व्यापारी उनको लूट लेते थे, जहर देते थे और उनकी हत्या कर देते थे। इस पर अनेक फिल्में भी बनी हैं, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने यह अभियान चलाया और पिंडारी चूंकि मराठों के समर्थक थे तो लिहाजा मराठों के साथ भी युद्ध अवश्यंभावी हो गया और 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जो मराठों के प्रमुख सेनापति थे ज़्यादातर हारते चले गए। स्वयं पेशवा खिड़की और कोरेगांव की लड़ाई में पराजित हो गया और उसके बाद कानपुर के पास बिठूर में उसको एक जागीर दे दी गई छोटी सी खर्चा चलाने के लिए। और इसी के अलावा इसके बाद जो सतारा जहाँ छत्रपति स्वयं निवास करते थे मराठों के राजा, उसको भी प्रिंसली स्टेट के रूप में तब्दील कर दिया गया। और हम फिर बाद में 1857 की क्रांति के पास आकर के देखते हैं कि बिठूर जो कानपुर के पास था, जहाँ पेशवा को जागीर दी गई थी, वहाँ नाना साहब अंतिम पेशवा थे जिनको अंग्रेजों ने पेशवा स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वो दत्तक पुत्र थे। और इसी कारण से उन्होंने नाना साहब ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो एक प्रकार से अंतिम जो भारत में शक्ति बची हुई थी, मराठा शक्ति, उसको भी अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 लड़ाई लड़ गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पूरी तरीके से कुचल दिया। और अब संपूर्ण भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों की तरफ से अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई भी नहीं रहा। इसी का परिणाम था कि 1843 में उन्होंने सिंध, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ के अमीर पर आरोप लगाया कि आपका जो शासन है वो बढ़िया नहीं चल रहा है। और जो नासिर खान तालपुर वहाँ के अमीर थे, उनके ऊपर अटैक कर दिया चार्ल्स नेपियर ने और 1843 में उसको भी पराजित करके ब्रिटिश राज्य के अंदर मिला लिया गया। और सबसे शर्मनाक घटना भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार की, वो थी अवध का विलय। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में, हम जानते हैं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर यह आरोप लगाया कि आप शासन करने के योग्य नहीं हैं। और इस कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया और 1856 में अवध, यानी उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा राज्य मुगलों के बाद, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया गया। इस अवध के विलय ने भारतीय नवाबों के, राजाओं के मन में ये बात गहरे बैठा दी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी की भी सगी नहीं है और